श्रद्धा मर्डर केस के 35 टुकड़े करने वाले आफताब की सच्चाई जानकर हिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम आपको उस जुर्म की पूरी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज हम आपको श्रद्धा मर्डर केस की पूरी कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, इतना तो आप जानते ही होंगे कि आफताब नाम के एक सनकी दरिंदे ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की पहले हत्या कर दी, फिर उसके शव के 35 टुकड़े करके उन्हें फ्रिज में रखा और अगले कुछ हफ्तों में उसने उन टुकड़ों को दिल्ली के जंगलों में फेंका। क्या आप जानते हैं कि आखिर आफताब और श्रद्धा की मुलाकात कब कैसे हुई? दोनों कब से साथ रह रहे थे? आफताब ने श्रद्धा की हत्या क्यों और कैसे की? आखिर आफताब और श्रद्धा का लव कैसे शुरू हुआ? बाद में आफताब ने श्रद्धा के शव को ठिकाने लगाया तो कैसे लगाया? ये कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब हत्या के 6 महीने बाद भी पुलिस को नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या करने के बाद 6 महीने तक आफताब पुलिस की पकड़ से बचा रहा, लेकिन इस दौरान उसने क्या कुछ किया और उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई और अब तक पुलिस की जांच में क्या आया है, इन सभी बातों पर, इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे और आपको देंगे पूरी जानकारी जो अब तक आपने नहीं जानी होंगी। यकीन मानिए, हमेशा की तरह इसके कुछ रहस्यों से हम आपको अवगत कराएंगे। इस कहानी के विलन का नाम आफताब है, आफताब पूनावाला। जी हाँ, उसकी उम्र फिलहाल 28 साल है। आफताब का परिवार महाराष्ट्र के वसई में रहता था। आफताब इस घटना को अंजाम देने से कुछ महीने पहले तक मुंबई में ही रह रहा था। वहीं से आफताब की पढ़ाई लिखाई हुई है। आफताब ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा उसने मुंबई के एक बड़े 5 स्टार होटल से शेफ की ट्रेनिंग भी हासिल की हुई है। आफताब एक बहुत अच्छा शेफ भी है और सोशल मीडिया पर आफताब की एक पहचान एक फूड ब्लॉगर की है। इसके अलावा आफताब ने लंबे समय तक कॉल सेंटर में काम भी किया है। दूसरी तरफ इस कहानी की पीड़िता श्रद्धा की बात करें तो इसका पूरा नाम श्रद्धा वॉलकर है। श्रद्धा की उम्र 26 साल के आसपास थी। श्रद्धा का परिवार भी महाराष्ट्र के पालघर में रहा करता था। श्रद्धा के पिता विकास के पास बाजार में अपनी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है। माँ का नाम सुमन था। वहीं श्रद्धा का एक भाई भी है। श्रद्धा के माता पिता के आपसी रिश्ते बहुत बेहतर नहीं थे, इसलिए श्रद्धा के पिता अलग रहते थे, जबकि माँ दोनों बच्चों को लेकर अलग रहती थी। श्रद्धा की अपने पिता से शायद कम बात होती होगी। श्रद्धा का जन्म जरूर एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, मगर उसके सपने बहुत बड़े थे और उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद श्रद्धा पालघर छोड़कर 2018 में मुंबई शहर में आ जाती है और यहाँ मलाड में वो अपने एक दोस्त के पास रहती है। फिर नौकरी की तलाश करती है। श्रद्धा ने मास मीडिया में डिग्री हासिल की और कुछ कोशिशों के बाद उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। श्रद्धा जॉब करने के दौरान कुछ महीने बीत जाते हैं, उसका काम सही चल रहा होता है। इसी दौरान 2019 में वो चाहती है कि उसकी किसी से दोस्ती हो। इसी के लिए वो एक डेटिंग ऐप ज्वाइन करती है। तब वहाँ पर श्रद्धा की दोस्ती आफताब नाम के एक लड़के से होती है। बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी के कॉल सेंटर में ही काम करता है। साथ ही वो फूड ब्लॉगिंग और फोटोग्राफी भी करता है पार्ट टाइम। शुरुआती बातचीत के बाद दोनों दोस्त बनते हैं और कुछ समय के बाद दोनों साथ में रहने का यानी लिव इन का प्लान करते हैं। दरअसल आफताब से मिलने के बाद श्रद्धा आफताब से काफ़ी प्रभावित हो जाती है। फिर दोनों लिव इन में रहने का प्लान बनाते हैं। इन दोनों की दोस्ती मई महीने के आसपास हुई थी। 2019 अक्टूबर महीने में ये एक गांव में एक फ्लैट किराए पर लेते हैं और साथ में लिव इन में रहने लगते हैं। यहाँ कुछ महीने साथ रहने के बाद ये दोनों वसई में चले जाते हैं और यहाँ भी ये दोनों लिव इन में ही रहते हैं। अब ये दोनों फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। इस फैसले के बाद श्रद्धा अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो आफताब नाम के एक लड़के के साथ रह रही है और उससे शादी करना चाहती है। इतना सुनते ही श्रद्धा की माँ अपनी बेटी को समझाना शुरू कर देती है। कहती है वो दूसरे धर्म का है, हम दूसरे धर्म के हैं, इसीलिए हम इस रिश्ते को मंजूर नहीं कर सकते। इस तरह श्रद्धा की माँ श्रद्धा को समझाने की लाख कोशिश करती है, मगर उनकी कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं और यह मुलाकात झगड़े का रूप ले लेता है। आखिरकार श्रद्धा घर से यह कहते हुए निकलती है कि अगर आप लोग राजी नहीं होंगे मैं तब भी आफताब से ही शादी करूंगी। अब आप समझो कि मैं आपकी बेटी हूँ ही नहीं। इतना कहकर अपना सामान लेकर श्रद्धा वहाँ से निकल जाती है और एक बार फिर आफताब के साथ लिव इन में रहना जारी रखती है। श्रद्धा को इस तरह घर छोड़कर गए हुए कुछ महीने ही हुए थे कि अचानक जनवरी 2020 में श्रद्धा की माँ को दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा को जब इस बात का पता चलता है तो वह अपनी माँ के लिए अंतिम संस्कार में शामिल होने घर जाती है।
कई दिनों तक वो घर में रुकती है, लेकिन फिर से वापस आकर आफताब के साथ ही रहने लगती है। इधर अब तक आफताब और श्रद्धा के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब श्रद्धा आफताब से भी शादी करने के लिए कहती है तो वह भी टालने लगता है। अब इस बात को लेकर इन दोनों में काफी बहस होती है और इसी नोकझोंक और बहस के दौरान आफताब श्रद्धा पर हाथ उठा लेता है। श्रद्धा को काफी ठेस पहुंचती है। वो अपनी एक सहेली को फोन कर कहती है कि आफताब ने मुझे मारा और धमकाया, मैं पुलिस कंप्लेंट करने जा रही हूँ, मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। इस जानकारी के लिए बता दें आपको कि श्रद्धा के दोस्त ने इस बात का खुलासा किया था। वेल, इस घटना के बाद आफताब श्रद्धा से माफी मांगता है और आइंदा ऐसी गलती न करने की कस्में खाता है। इसलिए श्रद्धा उसे माफ कर देती है और फिर उसके साथ रहने लगती है। एक बार फिर कुछ महीनों तक सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन श्रद्धा के दोस्त के दावे के अनुसार 2021 जुलाई महीने में एक बार फिर आफताब और श्रद्धा में लड़ाई होती है और फिर आफताब ने श्रद्धा को बुरी तरह से मारा पीटा। इसकी बात भी श्रद्धा ने अपने दोस्तों को बताई। एक बार फिर से वो आफताब को छोड़कर जाने की बात कहती है, लेकिन वो नहीं जा पाती क्योंकि आफताब उसे फिर मना लेता है। ये दोनों फिर साथ में रहना शुरू करते हैं। इसी बीच 2022 आ जाता है। आफताब और श्रद्धा मूड फ्रेश करने के लिए हिमाचल का ट्रिप बनाते हैं। फरवरी के अंत में कुछ दिनों के लिए ये दोनों मौज मस्ती करने हिमाचल जाते हैं और वहां से वापस आने के बाद ये दोनों मुंबई में आकर अपने काम में लग जाते हैं। इस दौरान एक बार फिर आफताब से शादी के लिए श्रद्धा दबाव बनाती है। इस बार आफताब अपने घर जाता है और अपने घर वालों से कहता है कि मैं श्रद्धा के साथ लगभग पिछले 3 साल से लिव इन में रह रहा हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। इधर श्रद्धा के माता पिता की तरह ही आफताब के घर वाले भी उसे धर्म की दुहाई देते हैं और इस रिश्ते को नामंजूर कर देते हैं और आफताब को हिदायत दे देते हैं कि जितनी जल्दी हो सकता है तुम इस रिश्ते को ख़त्म करो। जब दोनों के ही परिवार वाले इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए कह देते हैं तो आफताब श्रद्धा से कहता है कि अगर हम मुंबई में रहे तो हम शादी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि हम दोनों दिल्ली चले जाएं। हम वहीं रहकर जॉब कर लेंगे और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। इसके बाद 8 मई 2022 को श्रद्धा और आफताब दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आने के बाद पहली रात ये दोनों एक होटल में गुजारते हैं। फिर अगले दिन छतरपुर इलाके में अपने दोस्त के यहाँ जाते हैं और फिर एक फ्लैट छतरपुर इलाके में ही किराए पर ले लेते हैं और यहीं श्रद्धा और आफताब साथ में रहने लगते हैं। वेल, माँ की मौत के बाद घर से वापस आने के बाद श्रद्धा ने सिर्फ 2 बार अपने पापा को फ़ोन किया था। उसके बाद से फिर श्रद्धा के अपने पिता से कभी कोई बात नहीं हुई। भले ही श्रद्धा अपने भाई या पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, मगर कुछ दोस्त ऐसे थे जिनसे श्रद्धा अक्सर बात करती थी और उनके ज़रिए श्रद्धा के पिता और भाई श्रद्धा का हालचाल ले लिया करते थे। इसके अलावा श्रद्धा अक्सर इंस्टा पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करती थी। श्रद्धा का भाई इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने वाली तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया करता था कि श्रद्धा कहाँ है, क्या कर रही है। इस तरह इन पोस्ट के जरिए उन दोनों को ये पता चलता रहता था कि श्रद्धा ठीक ठाक है। समय बीत रहा था। 2022 के जून महीने में श्रद्धा का एक दोस्त श्रद्धा के भाई के पास फ़ोन करके कहता है कि पिछले कुछ महीनों से श्रद्धा से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया है और उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। अगर उसका कोई दूसरा नंबर है तो प्लीज़ मुझे भेज दें। इसके बाद श्रद्धा का भाई भी नोटिस करता है कि इंस्टाग्राम पर भी श्रद्धा की एक्टिविटी बंद है। पिछले 1-2 महीने से श्रद्धा ने कोई फ़ोटो पोस्ट नहीं की है, यहाँ तक कि ऑनलाइन भी नज़र नहीं आती है। इसी के साथ जब श्रद्धा का भाई भी उसके फ़ोन पर फ़ोन करता है तब उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही मिलता है। एक तरफ इंस्टा अकाउंट पर ना कोई पोस्ट, ना कोई तस्वीर, कुछ भी नहीं हो रहा है पोस्ट, दूसरी तरफ उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ है। ऐसे में श्रद्धा के भाई को अनहोनी की आशंका सताने लगती है। अब इसके बारे में वो अपने पिता को बताता है। इसके बाद ये दोनों उनके कई दोस्तों को फ़ोन करते हैं और श्रद्धा के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक दोस्त बताता है कि कभी कभी श्रद्धा से इंस्टा पर चैट हो जाती है, लेकिन फ़ोन पर बात किए हुए 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। भले ही श्रद्धा के पिता के श्रद्धा से अच्छे रिश्ते नहीं थे, पर 2 से 3 महीनों में 1-2 बार फ़ोन पर बात हो जाती थी। लेकिन अगर बात नहीं भी होती थी तो भी वो अपनी बेटी का हाल उसके दोस्तों से ले रहे थे। लेकिन यहाँ पर यह जानने के बाद कि बेटी का मोबाइल फ़ोन कुछ महीनों से स्विच ऑफ है, वो परेशान हो गए और वे अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा से उनकी कोई बात नहीं हो पाती थी और ना ही उनका आफताब से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। थक हार कर श्रद्धा के पिता 6 अक्टूबर 2022 को
वसई पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। शुरुआती जांच पड़ताल के दौरान 12 अक्टूबर 2022 को वसई पुलिस स्टेशन से ये केस माणिकपुर स्टेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस की शुरुआती जांच पड़ताल में पता चलता है कि श्रद्धा कुछ महीने पहले तक आफ्ताब नामक एक लड़के के साथ रह रही थी और यहाँ पर पुलिस को ये भी पता चलता है कि उसका मोबाइल नंबर क्या है। फोन पर आफ्ताब और श्रद्धा की पूछताछ करती है पुलिस। पूछताछ के दौरान आफ्ताब बताता है कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की काफ़ी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद वो यहाँ से सारा सामान लेकर कहीं चली गई और कह कर गई कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। ये पुलिस वालों को वो फ़ोन पर बताता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गई और उसके बाद मैंने कभी श्रद्धा को ना फ़ोन किया और ना मैंने बात की। लेकिन पुलिस वालों को आफ्ताब की इस बात से कुछ हद तक यकीन तो होता है, लेकिन आफ्ताब के नंबरों को सर्विलेंस पर डाल दिया जाता है। हालांकि उसमें कुछ हासिल नहीं होता, ना ही श्रद्धा का पता चलता है। लेकिन उधर पुलिस का शक एक बार फिर से घूमकर आफ्ताब पर ही आ जाता है। इसीलिए 3 नवंबर 2022 को एक बार फिर आफ्ताब को दिल्ली से मुंबई आकर थाने में पेश होने की बात कही जाती है। एक बार फिर यहाँ आफ्ताब से पूछताछ होती है। पहले पूछताछ केवल फ़ोन पर हुई थी, इसलिए उसे रिकॉर्ड करके नहीं रखा, मगर इस बार आफ्ताब का रिटर्न स्टेटमेंट लिया गया और इस बार भी उसने अपनी पुरानी ही बातों को दोहराया कि 22 मई 2022 को मेरी और श्रद्धा की लड़ाई हुई, वो रूम छोड़कर चली गई, मुझे पता नहीं कहाँ गई। इस पूछताछ में भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली। एक बार फिर आफ्ताब को छोड़ दिया गया, लेकिन इस पूछताछ के बाद आफ्ताब वापस दिल्ली आ जाता है। हालांकि इस लिखित बयान की जांच पड़ताल जब की जाती है तो पुलिस वालों को कई जगह पर आफ्ताब के बयान में कोई कमी या विरोधाभास नजर आता है। पुलिस वालों को शक होने लगता है कि वो छुपा रहा है बहुत कुछ। इसके बाद एक बार फिर 8 नवंबर 2022 को दिल्ली पुलिस आफ्ताब को सवाल जवाब के लिए तलब करती है, लेकिन इस बार आफ्ताब अपने ही बुरे जाल में फंस जाता है। दरअसल शुरुआती 2 बार की जांच में आफ्ताब ने बताया था कि 22 मई को उसकी बहुत ज़्यादा नोक-झोंक हुई थी, हाथापाई तक बात पहुंच गई थी और श्रद्धा 22 मई 2022 को ही अपना मोबाइल फ़ोन और कपड़े लेकर निकल गई। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को पता चलता है कि एक तरफ आफ्ताब ने पूछताछ में बताया था कि श्रद्धा मोबाइल लेकर चली गई है, जबकि 26 मई 2022 को श्रद्धा के मोबाइल से एक बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए श्रद्धा के बैंक अकाउंट से आफ्ताब के बैंक अकाउंट पर 54,000 रुपये भेजे गए और जब ये ट्रांजैक्शन किया गया था तब मोबाइल की लोकेशन एग्जैक्ट छतरपुर में उसी जगह की थी जहां पर ये दोनों रहा करते थे। इसके अलावा जब पुलिस ने श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट की डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि मई के आखिरी हफ्ते में भी उसी छतरपुर की लोकेशन से श्रद्धा के मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप को हैंडल किया जा रहा था और दोस्तों के साथ जो चैट की गई थी उस समय 31 मई 2022 को भी छतरपुर लोकेशन से ही श्रद्धा के एक फ्रेंड से चैट हो रही थी। अब दिल्ली पुलिस सवाल करती है आफ्ताब से कि अगर 22 मई को श्रद्धा यहाँ से चली गई थी तो आखिर उसका मोबाइल फ़ोन पहले 26 मई और 31 मई को इसी घर के अंदर ऑन हुआ, उससे ट्रांजैक्शन हुए और उससे चैटिंग हुई तो वो कैसे हुआ। लेकिन आफ्ताब इन सवालों के कोई जवाब नहीं दे पाता है और जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है, उसकी सारी हेकड़ी निकल जाती है। फिर आगे जो खुलासा होता है दोस्तों, उसको जानकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पुलिस पूछताछ के दौरान आफ्ताब खुलासा करता है कि अभी दिल्ली आए हुए इन दोनों को कुछ दिन ही बीते थे कि 18 मई 2022 की शाम अचानक इन दोनों की लड़ाई हो जाती है घर खर्च और घर के काम को लेकर। इन दोनों की बहस पहले हाथापाई में बदलती है, फिर ये लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आफ्ताब उसे जोर का धक्का देता है और ज़मीन पर पटक देता है। श्रद्धा के ज़मीन पर गिरते ही आफ्ताब उसके सीने पर चढ़ जाता है और अपने हाथों से श्रद्धा का गला दबा देता है। आफ्ताब के बयान के अनुसार वो श्रद्धा के गले को तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। श्रद्धा की जान लेने के बाद आफ्ताब कुछ देर बैठा रहता है और फिर लाश ठिकाने की प्लानिंग करता है। इस सोच विचार में काफ़ी समय बीत गया, रात हो चुकी थी, इसीलिए पहले तो वो ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है, बियर लेकर आता है और श्रद्धा की लाश के बगल में बैठकर खाना खाता है, बियर पीता है, रात में वहीं सो जाता है। अगली सुबह उठकर आफ्ताब श्रद्धा की लाश को वॉशरूम में ले जाकर बंद कर देता है और लाश को ठिकाने लगाने के तरीकों के बारे में इंटरनेट पर जानने के लिए शुरुआत करता है।
इंटरनेट पर खोजबीन करने के बाद अच्छे से तैयार होकर बाहर जाता है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हुए मार्केट जाकर सबसे पहले वह एक 300 लीटर के फ्रिज को खरीदने जाता है, लेकिन उसकी डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए वह एक और दुकान पर चला जाता है। वहां से वो अब एक आरी खरीदता है। इसके अलावा वो एक और दुकान पर जाता है जहां से वो कचरा फेंकने के लिए प्लास्टिक बैग्स लेता है। दूसरी दुकान से परफ्यूम, अगरबत्ती, रूम फ्रेशनर्स, क्लीनर समेत कई सफाई करने वाले केमिकल्स खरीदता है और उन्हें घर के अंदर रख लेता है। कुछ समय के बाद जब फ्रिज आता है तो आफताब उस फ्रिज को अपने घर के बाहरी दरवाजे के पास रखवा लेता है और फ्रिज इंस्टॉल करने आए मैकेनिक को ये कहकर वापस कर देता है कि मुझे फ्रिज इंस्टॉल करना आता है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है, आप बस पैसे लो और चले जाओ। इस तरह अकेले ही आफताब फ्रिज को अंदर ले जाता है और उसे इंस्टॉल करता है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आफताब फ्रिज में 2 पानी की बॉटल्स भरकर रखता है ताकि फ्रिज को चेक किया जा सके कि वो काम कर रहा है या नहीं। जब ये कंफर्म हो गया है कि फ्रिज ढंग से काम कर रहा है, तब वह खौफनाक काम में लग जाता है, जिसे सुनकर सभी की रूह कांप गई। सबसे पहले आफताब वॉशरूम में जाता है जहां उसने श्रद्धा की लाश को छुपाया था। वॉशरूम में जाने के बाद वो वॉशरूम के सभी नल और शावर खोल देता है और खरीद कर लाई गई आरी से उसके टुकड़े करना शुरू करता है। आफताब इतना शातिर दिमाग था कि उसने इंटरनेट के जरिए मानव शरीर की रचना को समझ लिया था और उसे पता था कि कौन से अंग को पहले कट करना है और वो जान चुका था कि उसे क्या कैसे करना है। इसीलिए सबसे पहले वह श्रद्धा के पेट को फाड़ कर उसकी आंतें निकालता है, फिर उसे पॉलीथिन बैग में डाल देता है। इसके अलावा वो पेट के अंदर मौजूद दूसरे अंगों को भी निकाल कर पॉलीथिन में डालकर उसे फ्रिज में रख देता है। आफताब इतना बेरहम दिल था कि ये सब करते हुए उसके हाथ जरा भी नहीं कांपे। वह शरीर के टुकड़ों को करके उन्हें पॉलीथिन में भर भर कर फ्रिज में रखना शुरू कर देता है। जब आफताब ही कर कर थक गया, उसे भूख लग गई, वो एक बार फिर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है। साथ ही बाजार से खुद के लिए फल, दूध, सिगरेट और बियर भी मंगवाता है। वो ऑनलाइन मंगवाया गया खाना खाता है, जो बच जाता है उसे भी फ्रिज में रख देता है जिसमें उसने श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को रखा था। उसने लाश के तो टुकड़े कर दिए थे, मगर बड़ा हिस्सा अभी भी वैसा ही था। आफताब को अच्छे से मालूम था कि मई में गर्मी में अगर लाश को यूं ही छोड़ दिया गया तो उसमें बदबू आएगी, इसीलिए वो घर में सबसे अच्छे परफ्यूम छिड़क कर रखता था। इसके अलावा रूम फ्रेशनर्स के अलावा कई तरह के केमिकल भी छिड़कता रहता था ताकि कोई बदबू ना आए। साथ ही फ्रिज के अंदर भी सभी रैक्स और शेल्फ्स को हटाकर फ्रीजर के निचले वाले पार्ट को खाली करके उसमें उसने श्रद्धा के शव के हिस्सों को रखा था जिसे अभी काटना बाकी थे। इसी तरह फ्रिज के फ्रीजर में पॉलीथिन में उन छोटे छोटे टुकड़ों को रखा गया था जिसे थोड़ी देर पहले उसने काटा था। अब शरीर के खंड का एक बड़ा हिस्सा था जिसे काटना बाकी था और अब उसमें फ्रिज में जो बाकी जगह बची थी उसमें खाना रखा था और पानी रखा था। आफताब ने अपने खाने पीने की चीज़ें भी उसी फ्रिज में रखी थी। लाश को फ्रिज में रखने के बाद आफताब ने फ्रिज के साथ साथ ज़मीन की भी सफाई की और उस फ्लोर को भी अच्छे से साफ किया, छोटे छोटे सबूतों को मिटाया। घर में वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करता था ताकि खून के नामो निशान भी मिटा दिए जाएं। और ये सब करने के बाद आफताब जब अंधेरा होने लगता, रात के लगभग 2 बजे सबसे पहले फ्रिज से उस थैली को निकालता जिसमें उसने आंत और लीवर रखे थे, उस बैग को पीठ पर टांगता और बड़ी सावधानी से रात के सन्नाटे में निकलकर छतरपुर के जंगल की ओर चला जाता। ये पहला दिन था, इसीलिए आफताब जंगल में बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं गया। एक जगह खड़े होकर पूरी ताकत लगाते हुए उसने थैलियों को जंगल के अंदर फेंक दिया। जब वो जंगल तक जा रहा था तो उसने नज़रें दौड़ाई कि दिन रात दौड़ती भागती दिल्ली में किसी ने उसे देखा नहीं। हालांकि लोगों ने देखा तो ज़रूर होगा, लेकिन टोका किसी ने नहीं। रास्ते में पुलिस वालों की भी नज़र उस पर नहीं पड़ी। इस तरह आफताब को यह तरीका काफ़ी सुरक्षित नज़र आया, इसीलिए उसने इसी तरीके से लाश को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। आफताब के बयान के मुताबिक अगले 18 दिनों तक वह लाश के छोटे छोटे टुकड़े करता और रात के 2 बजे बड़े आराम से छतरपुर के जंगलों में जाकर फेंक देता। ये उसका एक प्लान था। आफताब कितना बड़ा संकेत दे रहा था यहाँ पर अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। आफताब श्रद्धा की हत्या करने के बाद रोज़ उसके चेहरे को काफ़ी देर तक बैठकर देखता था। कई बार तो उसने श्रद्धा के चेहरे पर मेकअप भी किया।
और हद तो यह हो गई कि उसने आखिर में श्रद्धा की खोपड़ी फेंकने जब वो जंगल गया तो चेहरे को पूरी तरह से उसने जला दिया था, ताकि गलती से किसी के भी हाथ उसकी खोपड़ी लगे तो कोई ये ना पहचान पाए कि वो चेहरा किसका है। आफताब के इस खुलासे के बाद पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। आगे पुलिस पूछताछ में आफताब ने यह भी बताया कि हत्या के बाद श्रद्धा के इंस्टाग्राम अकाउंट को वो खुद हैंडल कर रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपने दोस्तों के साथ इंस्टा से जुड़ी हुई है। अगर अचानक से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट बंद होता है तो लोगों को आफताब पर ही शक होने लगेगा। श्रद्धा की हत्या के लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा के सोशल मीडिया अकाउंट को यूज कर रहा था और वह श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर बात भी करता था, ताकि किसी को कोई शक या शुबह ना हो। लेकिन उसकी ये चाल कामयाब रही। उसने लगभग 5 महीने तक अपने जुर्म पर पर्दा डाला रखा। आफताब कामयाब रहा। हालांकि उसकी ये चालाकी उस पर भारी पड़ी, क्योंकि पुलिस ने श्रद्धा के मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया और पता चल गया था कि श्रद्धा का मोबाइल आफताब की लोकेशन पर ही एक्टिवेट हो रहा था, जबकि उसने ये कहा था कि श्रद्धा 22 मई को ही मोबाइल लेकर इस जगह को छोड़कर जा चुकी है। वैसे लगभग 3 महीने तक आफताब श्रद्धा का मोबाइल यूज कर रहा था, पर बीच में वो मुंबई गया और वहां से जब लौट रहा था तो उसने श्रद्धा का मोबाइल फेंक दिया। इसके अलावा वो इसे मिटाने की फिराक में था कि वो मिटा देगा और श्रद्धा के कपड़ों को और कचरा फेंकने वाली गाड़ी में डाल रहा था। वो कपड़े जो श्रद्धा ने मर्डर के टाइम पहने हुए थे। आरी का इस्तेमाल जिसके लिए किया था उसे नाले में उसने फेंका था। आफताब के पुराने मोबाइल से कुछ सबूत पुलिस इकट्ठा कर सकती थी, मगर उसने उस मोबाइल फ़ोन को भी बेच दिया था और पुलिस उस पुराने फ़ोन को और श्रद्धा के मोबाइल फ़ोन को हासिल करने की पूरी कोशिश में लगी हुई थी। हालांकि जांच में काफ़ी खुलासे हुए, लेकिन बता दें आपको कि आपको ये सुनकर और झटका लगेगा कि एक तरफ घर के अंदर जहां फ्रिज में श्रद्धा के लाश के टुकड़े रखे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ आफताब एक बार फिर उसी डेटिंग ऐप पर एक्टिव हो चुका था और वहां से उसने एक और लड़की को अपने जाल में फंसा लिया था। उससे दोस्ती कर ली थी और उसे कई बार इसी फ्लैट में बुलाया। आफताब के बयान के मुताबिक जब वो उसकी दोस्त आती तब उस दिन वो फ्रिज से श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को निकाल कर अलमारी में रख देता था, ताकि गलती से अगर कोई फ्रिज खोल ले तो उसके राज से कोई पर्दा ना उठा सके। हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि 17 नवंबर 2022 को कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि श्रद्धा की हत्या के बाद और गिरफ्तारी से पहले कम से कम 20 लड़कियां उसी डेटिंग ऐप के जरिए आफताब के जाल में फंसी और उनमें से कई लड़कियां बारी बारी करके उस फ्लैट पर भी आईं। अब पुलिस उन लड़कियों की लिस्ट निकलवा कर उनसे पूछताछ कर चुकी है। उन्हें सम्मन जारी किया जा चुका है ताकि इस बात की पुख्ता जांच हो सके कि हत्या में कहीं किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं, किसी और ने उसकी कोई मदद तो नहीं की। एक सवाल ये भी उठता है कि आफताब को इतनी मौज मस्ती करने के लिए पैसे कहाँ से मिल रहे थे। तो बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रद्धा की हत्या करने के कुछ हफ्तों के बाद आफताब ने नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी ज्वाइन कर ली थी, जहां उसे महीने के 52,000 रुपये तनख्वाह मिल रही थी। चलिए बात करते हैं पुलिस जांच कहां तक पहुंची। आफताब के खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले आफताब को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली। पुलिस का पहला लक्ष्य यह था कि सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। आफताब जो बातें कह रहा है वो सच हैं या फिर पुलिस के सामने अपराधी को ढूंढने की चुनौती नहीं है, बल्कि यह साबित करने की चुनौती है कि सच में श्रद्धा की हत्या हुई है। यानी कि यहाँ पुलिस को अपराधी नहीं बल्कि पीड़िता की तलाश थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि उसके पास कोई पुख्ता सबूत या फिजिकल एविडेंस नहीं थे। हालांकि आफताब ने जिन इलाकों से लाश के टुकड़ों को फेंकने का दावा किया, वहां पुलिस को आफताब हालांकि लेकर गया, पुलिस लेकर गई वहां पर, और वहां पर कोशिश यही की गई कि उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया जाए। वहां पर 3-4 दिन की तलाश में पुलिस ने पूरे इलाके में 13 हड्डियां इकट्ठा की। उन्हें फॉरेंसिक जांच में भेजा गया। पहले ये साबित करना पड़ा कि जो हड्डी मिली है वो इंसानों की है या नहीं। फिर उसके बाद डीएनए सैंपल से कंफर्म किया गया। और बता दें आपको कि जिस आरी का इस्तेमाल किया गया था वो आरी भी नहीं मिली थी और सबसे सबूत कमज़ोर ये रह सकता था। अब पुलिस को साबित ये करना था कि जिस आफताब ने जिस हत्या का दावा किया उस घर में श्रद्धा वैसी थी। लोकेशन को छोड़ दिया जाए, यानी डिजिटल एविडेंस को छोड़ दिया जाए, तो पुलिस को एक भी फिजिकल एविडेंस नहीं मिला कि श्रद्धा की वास्तव में उस घर में हत्या हुई है, क्योंकि उसने सारे सबूतों को बड़े शातिर तरीके से इंटरनेट के सहारे
डिलीट कर दिया, हटा दिया, वहाँ से साफ कर दिया था। हालांकि पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुड़ी है। इंटरनेट के सहारे काफ़ी बारीकियों के साथ सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। उसने सभी फ्लोर क्लीनर्स के साथ सभी सबूतों को नष्ट कर दिया। अब घर के अंदर सिर्फ एक चीज़ बची थी, वो फ्रिज था। श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को उसमें रखा गया था और आफ्ताब ने हालांकि उस फ्रिज की भी काफ़ी अच्छे से सफाई कर दी थी। इस कारण वो पुख्ता सबूत भी पुलिस को ठीक से नहीं मिला। 22 नवंबर 2022 को पुलिस की रिमांड बढ़ा दी गई। आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी किया गया, लेकिन वो बहुत शातिर था, उसमें भी उसने कोई ठोस सबूत नहीं दिया। हालांकि पुलिस जल्द से जल्द कोई ना कोई सबूत निकालेगी और आफ्ताब को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दोस्तों, श्रद्धा की ये कहानी, श्रद्धा की असल कहानी जो भी सुनता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम यही उम्मीद करते हैं कि अब कोई श्रद्धा को टुकड़ों में ना बांटे, कोई और श्रद्धा ऐसी ना हो जिसे टुकड़ों में बांटा जाए। दोस्तों, आफ्ताब को क्या सज़ा मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।